चलिए तीसरे सवाल देखते हैं। ठीक है, क्या है तीसरे सवाल में? 8, 9 और 25। ठीक है, तो 8, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। फिर 9 के निकालेंगे तो 3 तिया 9, 3 एकम 3। फिर 25 का क्या हो जाएगा? 5 25, 5 एकम 5। तो 8 के गुणनखंड कितने हो गए? 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 2 की घात 3। और 9 के कितने हो गए? 3 गुणा 3, यानी कि 3 की घात 2। और 25 के कितने हो गए बेटा? 5 गुणा 5, यानी 5 की घात 2। ठीक है, अब क्या निकालना है? एलसीएम। तो देखेंगे एलसीएम 8, 9, 25 का एलसीएम कितना हो जाए? अधिकतम घात 2 की घात कितनी है? 3। इसमें 3 की घात कितनी है? 2। यहाँ पे 5 की घात 2, कितना हो जाएगा? ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये 3 तिया 9 और ये 5 25। गुणा करेंगे सबका कितना हो जाएगा? 8 नाम 72। ठीक है, 72 गुणा कितना? 25 करना है हमें, तो कितना आ जाएगा? 25 दूनी 50। ठीक है, 25 दूनी 50, या फिर भाई जिसको नहीं आता तो एक एक करके देख लें। 5 दूनी 10। ठीक है, 5 दूनी 10, एक बचा, 5 7 35 और एक 36। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। ठीक है, 0 4 4 10, 0 4 3 7 और एक 8 और एक कितना आ गया हमारे पास? 1800। यानी कि ये क्या हो गया हमारा? एलसीएम। क्या हो गया? एलसीएम। एचसीएफ देखेंगे, एचसीएफ क्या हो जाएगा? 8, 9, 25। एलसीएम में अपन क्या देखते हैं बच्चों? अपन कॉमन देखते हैं। क्या इसमें कुछ कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है ना, देखो इसमें 2 2 हैं, इसमें कहीं 2 है ही नहीं ना इसमें। ठीक है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि इसका एलसीएम सॉरी एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1 होगा। क्या होगा? 1। ठीक, यही क्या हो गया हमारा आंसर? सवाल सॉल्व। ये क्या है आपका? रफ काम है। ठीक है, क्या है? रफ काम है। नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे के प्रश्न करते हैं। चलिए बच्चों, अपन चौथा सवाल देखते हैं। ठीक है, चौथे सवाल में क्या दिया है हमें? देखें चौथे सवाल में हमें देखिए एचसीएफ दिया है और एलसीएम हमें ज्ञात करना है। ठीक है, 2 संख्याएं दी हैं, कौन कौन सी? 306 और 657। इनका हमें एचसीएफ कितना दिया है? 9 दिया है, और हमें इसका एलसीएम निकालना है। ठीक है, अब इसका एलसीएम निकालने के लिए क्या है? हम एक सूत्र का उपयोग करेंगे जो कि अपने पिछले सवाल में यूज किया था। क्या लिखेंगे कि हम जानते हैं कि तो हम क्या जानते हैं भैया? हम जानते हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के बराबर होता है, यानी कि एचसीएफ गुणा एलसीएम। ठीक है, बस मान रख देंगे। 2 संख्याएं कौन कौन सी हैं? 306 और कौन सी एक? 657। और क्या है यहाँ पे? एलसीएम ज्ञात करना है। एचसीएफ कितना दिया है? 9 और गुणा के एलसीएम। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे तो 9 कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये 9 नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे एलसीएम पक्षांतर कर दिया। गुणा में संख्या आती उसके इस तरफ आती तो भाग में हो जाती है। ठीक है, अब देखिए ये इसका काटा पीटी करेंगे इसको। ठीक है, तो ये 9 से कट जाएगा लगभग, तो 9 7 63, 9 7 63, 2 बचते 9 तिया 27, यानी ये क्या हो जाएगा? 306 गुणा 73 बराबर एलसीएम। ठीक है, इनका गुणा कर देंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास? एलसीएम बराबर, गुणा करिए इनका, 306 गुणा 73, 3 18, 3 तिया 9, 7 42, 7 तिया 21, कितना हो जाएगा? ये थोड़ा सा सही लिख लेते हैं सीक्वेंस में। 7 42, ठीक है, और 7 तिया 21। ठीक है, 8 3 9 4 13 और एक 2 और 2, यानी कितना आ जाएगा? 22 338। ये क्या हो गया आपका? एलसीएम हो गया। ठीक है, क्या हो गया? एलसीएम। ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए।
चलिए 5वें प्रश्न पे आते हैं। 5वां प्रश्न क्या कह रहा है हमसे कि जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखें, उनका मतलब ये है, जैसे मान लीजिए ये 6 की घात n है। अब वो सवाल में ये कहना चाह रहा है कि क्या कोई n पे कोई ऐसा मान है n का कि जिसको रखने पे, जैसे मान लीजिए मैंने क्या रखा, मान लीजिए 2 रखा, ठीक है। तो अब इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, 36, ठीक है। तो वही सवाल में ये कह रहा है कि ऐसा कोई मान हो सकता है क्या n की जगह पे रखने पर जिसको सॉल्व करें तो यहाँ पे जो है अंत में क्या आ जाए, 0 आ जाए। क्या आ जाए अंत में, 0 आ जाए। क्या आ जाए अंत में, 0 आ जाए। समझे बात के लिए। जैसे मान लीजिए 3 रखें तो इसको सॉल्व करने पे कितना आना चाहिए, लास्ट में 0 आना चाहिए। तो क्या ऐसा है कि इसके जो n है उसका कोई मान रखें अपन, तो वो मान जो है वो उस संख्या को 0 पे समाप्त कर दे। अब देखो इसमें क्या है कि ये जो संख्या है, देखिए 0 जो होता है, जैसे कोई भी संख्या है, 10 है, 200 है, 500 है, 50 है, 800 है, समझ रहे हैं। ये सब संख्या के आखिरी में 0 है। लेकिन क्या होता है कि यदि किसी संख्या के आखिरी में 0 है तो इसका मतलब क्या होगा कि उसके गुणनखंड में क्या होंगे, 2 और 5 का जोड़ा होगा। क्या होगा, 2 और 5 का जोड़ा होगा। यानी किसी भी संख्या के गुणनखंड में यदि 2 और 5 का जोड़ा है तो वो संख्या 0 पे समाप्त होगी। क्योंकि 0 का मतलब क्या होता है, देखो 0 का मतलब क्या होता है, 10। क्या होता है, 10। और ऐसी 10 बनाना है यदि हमें, तो 10 केवल 2 संख्याओं से बन सकते हैं, वो है 2 गुणा 5 से। और किसी भी जोड़े से 10 नहीं बनेगा। देख लीजिए आप 4 3 करेंगे 12 बन जाएगा, 10 नहीं बनेगा, यानी कि लास्ट में 0 नहीं आएगा। यदि किसी संख्या के आखिरी में 0 आना है तो उसके गुणनखंड में 2 और 5 का होना बहुत ज़रूरी है। यदि 2 और 5 नहीं होंगे तो क्या होगा, वो संख्या 0 पे समाप्त नहीं होगी। तो यही हमसे ये सवाल में कह रहा है कि क्या कोई n का मान ऐसा हो सकता है जहाँ पे उस संख्या को 6n या 6 को सॉल्व करने पर हमें क्या आ जाए, जो है संख्या जो आएगी वो 0 पे समाप्त होगी। तो हम देखेंगे, ठीक है, करते हैं इसको मिटा लेते हैं। देखें हल लिखेंगे तो पहले सबसे पहले इसके निकालें एक खंड। तो संख्या 6n के गुणनखंड क्या है भैया, 2 गुणा 3 की घात n, ठीक है। तो देखो इसके गुणनखंड में क्या 2 और 5 आए, देखो 2 तो आ गया है, ठीक है, लेकिन 5 का होना भी बहुत ज़रूरी है। समझे, 5 का होना भी बहुत ज़रूरी है। 2 तो आ गया लेकिन 5 का होना भी ज़रूरी है, क्योंकि हमें जोड़े में चाहिए 2 और 5 एक साथ चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी संख्या में अकेले 5 आ जाएँ और किसी संख्या में अकेले 2 आ जाएँ, तो ऐसा नहीं होगा, दोनों एक साथ चाहिए। तो क्या है, इसके गुणनखंड में हमारे पास 2 नहीं है, तो हम लिखेंगे चूँकि किसी भी संख्या के अंत में 0 आने के लिए उसके गुणनखंडों में 2 तथा 5 का होना अनिवार्य है, ठीक है। चूँकि 6n के गुणनखंड में 2 तथा 5 नहीं है। 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, ठीक है। या इसको लिख दें ऐसा कि 2 है लेकिन 5 का जोड़ा नहीं है, ऐसा लिखें 2 तथा 5 का जोड़ा नहीं है, 2 तथा 5 का
जोड़ा नहीं है। ठीक है, अतः 6n संख्या के अंत में 0 नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया आपका, नोट कर लीजिए इसे। ठीक है, ये इसको हटा देते हैं क्योंकि वो रफ काम है। ठीक है, ये आपका पूरा सवाल हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए 6वें नंबर का सवाल देखते हैं, 6 नंबर का। इसमें क्या कह रहा है, देखो इसमें क्या है कि ये दो संख्याएं दी हैं, 7 गुणा 13 गुणा 13 प्लस 13, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5, यानी ये दो संख्याएं हैं अलग अलग, यानी अपने आप में ये दो सवाल हैं। ठीक है, तो इसको पहले लिखते हैं। ठीक, फर्स्ट क्या है, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। तो वो ये कह रहा है, सवाल समझिए पहले, कि ये जो संख्या दी गई है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, तो इसको सॉल्व करने पे मान लो इसको अपन आपस में गुणा करें, फिर इसमें 13 जोड़ दें तो कोई संख्या बन के आएगी। तो वो ये कह रहा है कि ये जो संख्या बन के आएगी तो ये संख्या जो है वो भाज्य होगी। ठीक है ना, ये हमें बताना है कि भाज्य क्यों है, मतलब सवाल में पहले से दिया है कि भाज्य तो है, लेकिन आप हमें ये बताना है कि भाज्य क्यों है। ठीक है ना, सवाल में ये उन्होंने दिया है क्लियर कि ये भाज्य है। ठीक है, अब ये भाज्य क्यों होगी ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसको अपन कैसे बता सकते हैं, तो देखिए अपन ने वही अंकगणित की आधारभूत प्रमेय पढ़ी थी, उसमें क्या था कि यदि कोई संख्या भाज्य है तो भाज्य कब कहलाएगी, जब यदि हम उसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर दें। यानी कि क्या होगा, यदि हम क्या कहें कि यदि उसके अभाज्य गुणनखंड जो है निकाल लिए जाएं तो क्या कहलाएगी, वो भाज्य कहलाएगी। ठीक है ना, या भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, देखें जरा। और दूसरी बात क्या होती है कि यदि ये अभाज्य होगी तो अभाज्य में क्या होगा, या तो उसका एक गुणनखंड होगा या तो फिर उसके जो है खुद स्वयं से भाग जाएगा। ठीक है ना, तो यदि अभाज्य होगी तो केवल 2 ही गुणनखंड आएंगे। ठीक है ना, देखें जरा इसको, जैसे मान लीजिए यदि अभाज्य होगी, ठीक है, तो उसके जो गुणनखंड होंगे वो या तो क्या होगा, एक होगा, या फिर वो खुद स्वयं संख्या होगी। ठीक है ना, यदि उसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड आते हैं तो क्या हो जाएगी, वो भाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है ना, तो उसमें अपन यही लगा देंगे कि 2 से ज़्यादा गुणनखंड आएंगे तो देख लेते हैं, अगर 2 से ज़्यादा इसके गुणनखंड हो जाते हैं कुछ तो कहते हैं कि भाज्य। भाई देखें यहाँ पे हम क्या 13 कॉमन लेते हैं इनमें से। देखो तरीका इसका एक ये भी है कि इसको आप क्या कर लो, गुणा कर लो, इसको जोड़ दो और उसके बाद जो संख्या है उसके निकालो आप गुणनखंड। तो आप गुणनखंड में देख पाएंगे कि 2 से ज़्यादा गुणनखंड आ रहे हैं तो कह दोगे कि भाज्य के भैया 2 से ज़्यादा गुणनखंड आ रहे हैं। और वरना ऐसे भी कर सकते हैं अपन, 13 कॉमन लिया, यहाँ क्या बचेगा 7, यहाँ क्या बचेगा 11, यहाँ क्या बचेगा 1 और प्लस 1, तो ये 13, ये 77 हो जाएंगे बेटा, और प्लस 1, तो क्या हो गया 13 गुणा 78। अब देखो 78 के गुणनखंड निकाल सकता हूँ मैं आराम से, 2 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, देखिए निकाल ही लेते हैं अपन साइड में, 2 तिया 6, 2 नाम 18। ठीक है, 3 एकम 3, ठीक है, और 13 एकम 13, यानी कितना है 2 गुणा 3 गुणा 13। यानी कि देखिए इसमें 2 से ज़्यादा गुणनखंड आ गए हैं। ठीक है ना, और 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं तो वो भाज्य संख्या होती है। तो बस लिख देंगे, चूंकि दी गई संख्या के ठीक है दो से अधिक गुणनखंड हैं। ठीक है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। ठीक है, चलिए इसके दूसरा नंबर वाला भी देखते हैं अपन।
यहीं पे देख लेते हैं। सात गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 1 प्लस 5। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या कॉमन आ रहा है, 5। तो अंदर क्या बचेगा, 7 6, इसकी जगह 1 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा वापस 1 और प्लस 1, तो 5। ठीक है, अब देखिए इन सब का गुणा करिए आपस में। ठीक है, तो इन सब का गुणा करेंगे अपन, 7 6 42। ठीक है ना, और 42 का 4 में गुणा करेंगे, कर ही लीजिए, 42 गुणा 4 और 3 दूनी 6। ठीक है ना, और प्लस के 1। ठीक, तो इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 दूनी 8, 4 चौको 16 और गुणा 6 प्लस 1 5, 6 8 48, 6 6 36 और 4 40, 6 कम 6 4 10 प्लस 1, तो ये क्या हो गया, 5 गुणा 1009। ठीक है, तो देखिए इसके भी 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो ही गए, क्योंकि जो संख्या है उसमें एक तो 5 तो एक्स्ट्रा आ ही गया ना, तो इसके हमें खंड निकालने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 5 एक्स्ट्रा ही आ गया। यानी कि जैसे ही एक्स्ट्रा आता है, क्योंकि 2 आना चाहिए केवल, 1 और स्वयं संख्या। ठीक है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा वैसे ही आ रहा है। ठीक है ना, 2 वैसे ही आ रहा है। ठीक है, तो लिख देंगे चूंकि दी गई संख्या में 2 से आधे के गुणनखंड हैं, अतः यह भाज्य संख्या है। ठीक है, आ गया समझ बच्चों, नोट कर लीजिए। ठीक है, एक बार और समझ लेते हैं इस चीज़ को कि भैया क्या करना है, हमें इन्हें क्या सिद्ध करना है, भाज्य संख्या सिद्ध करना है। और इन्हें भाज्य संख्या सिद्ध करने के लिए हमारे पास एक प्रमेय भी है और ये भी है। तो प्रमेय हमारी क्या कहती है कि यदि कोई संख्या कैसी है, भाज्य, तो उसको हम अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है ना, तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि यदि कोई संख्या है तो उसके यदि 1 से ज़्यादा 2 से ज़्यादा यदि जो है गुणनखंड आते हैं, तो भी क्या कहलाएगी, वो भाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है, तो देखो ये दोनों नियम को जो है फॉलो कर रही है। ठीक है, तो देखो ये जो अपन ने गुणनखंड निकाले वो देखो अभाज्य हैं, 13 2 3 13 अभाज्य हैं। ठीक है, और इसमें भी देखो आप 5 अभाज्य संख्या होती है, 109 भी अभाज्य संख्या होती है। तो अपन ये भी बोल सकते हैं इनको कि चूंकि देखो ये अगर लाइन लिखनी है तो ये भी सही है, ये लाइन लिखनी है तो भी सही है। ठीक है, और इसकी जगह यदि आपको दूसरी लाइन लिखनी है तो ये भी लिख सकते हैं अपन कि चूंकि दी गई संख्या को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर पा रहे हैं, इसलिए यह क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है ना, ये भी सही है। ठीक है ना, तो मैं ये भी लिख देता हूँ यदि आपको ये लिखना है। ठीक है, चूंकि दी गई संख्या को हम अभाज्य गुणनफलों के रूप में व्यक्त कर पा रहे हैं, अतः यह भाज्य संख्या होगी। ठीक है, तो ये थोड़ी सी देखो सरल है, ये थोड़ी सी क्या है, गणितीय परिभाषा के अनुसार ये भी सही है, ये भी। जिस बच्चे को जो भी लाइन लिखनी हो अंत में वो लिख सकता है, दोनों सही है। ठीक है बेटा, चलिए नोट करना हो गया होगा नोट। लास्ट सवाल कर रहे हैं अपन, आखिरी।
बस मोड़ी आखिरी सवाल रहेगा बस, ठीक है, फिर अपन बंद कर देंगे, ठीक है। लास्ट सवाल पढ़ने तेला है बस, ठीक है। पढ़ रही कि नहीं पढ़ रही, समझ में आ रही कछु? चलिए ठीक है, तो अपन जो है इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल कर रहे हैं अब, और इस सवाल के बाद अपनी प्रश्नावली 1.1 खत्म हो जाएगी, ठीक है। देखें, अब इस सवाल को मैंने लिखा नहीं है क्योंकि सवाल थोड़ा सा बड़ा है, तो मैं आपको किताब से पढ़कर ही बता रहा हूँ, ठीक है। आप चाहें तो नोट कर लें या फिर आपके पास किताब होगी तो उसमें मार्क कर लेंगे, ठीक है। देखें क्या लिखा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी कि क्या किया उन्होंने, एक भैया खेल का मैदान है, ठीक है ना, ये मान लीजिए एक खेल का मैदान है। अब इसके चारों ओर क्या है, एक वृत्ताकार ही पथ है, यानी कि रास्ता है, ठीक है ना, ये रास्ता बन गया, ठीक है, ये क्या है, रास्ता बन गया, ठीक। अब देखिए क्या होता है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, ठीक है ना, यानी सोनिया है एक, ठीक है। तो सोनिया जब इसका चक्कर लगाती है तो उसे कितना मिनट लगता है, 18 मिनट, यानी अगर वो यहाँ से शुरू करती है तो ये पूरा चक्कर जो है वो कितनी देर में लगाएगी, 18 मिनट में, ठीक है। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, कितने, रवि को 12 मिनट, यानी कि रवि है तो रवि को कितना लग रहा है, 12 मिनट, यानी कि रवि जल्दी चक्कर लगा ले रहा है, ठीक है ना। फिर उसके बाद मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखें, अब यदि कि वो क्या हो कि वो एक ही टाइम पे और एक ही दिशा में, मान लो इधर से ऐसे चलना शुरू करते हैं वो ऐसे, ठीक है ना, ऐसे चलना शुरू करते हैं वो, तो वो ये कह रहे हैं कि देखो ये तो रवि है, तो ये देखो एक चक्कर कितनी देर में लगाता है, 12 मिनट में, यानी कि जब ये चक्कर लगाना शुरू करेगा तो ये 12 मिनट में पहला चक्कर लगा लेगा, ठीक है ना। अगला यदि चक्कर लगाए तो कितनी देर में लगाएगा, 24, 36, ठीक है ना, 12 चौको 48, ठीक है ना, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, ऐसे 4-5-6 चक्कर लगा लेगा, ठीक है। और सोनिया देखो, सोनिया इससे लेट पहुंच रही है, तो सोनिया यदि पहला चक्कर 18, ठीक है ना, फिर 36, 54, 72, ऐसे, तो वो सवाल में ये कह रहे हैं कि जो रवि और सोनिया एक साथ चल रहा है, ठीक है ना। अब ध्यान समझना, चूंकि रवि आगे आगे जाएगा क्योंकि रवि 12 मिनट में लगा रहा है, और ये पीछे चलेगी, क्यों, क्योंकि इसको टाइम लग रहा है, तो ये पीछे पीछे जाएगी, तो रवि पहले पहुंच जाएगा, सोनिया बाद में पहुंचेगी, फिर रवि आएगा। तो वैसे कह रहा है कि क्या कोई ऐसा स्थान है या कोई ऐसा समय है जब ये दोनों यहाँ मिल जाएं, क्यों, क्योंकि दोनों की स्पीड अलग अलग है, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है, स्पीड अलग अलग है, तो ये एक तेज है एक स्लो है, ठीक है ना, तो आगे पीछे जाएंगे दोनों, लेकिन कभी ऐसा समय आएगा जहाँ पे ये दोनों मिल जाएंगे, क्या मिल जाएंगे, तो वो ऐसा समय कौन सा होगा। तो देखो हमने वैसे निकाल लिया है कि ये कौन सा समय होगा, यानी रवि जब तीसरा चक्कर लगा रहा होगा, ठीक है ना, रवि जब तीसरा चक्कर लगा रहा होगा और 36 मिनट हुए होंगे, और सोनिया कौन सा, दूसरा चक्कर लगा रही होगी 36 मिनट में, यानी कि रवि के तीसरे चक्कर पे और सोनिया के दूसरे चक्कर पे एक जगह मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो क्या देखें, 12 के खंड करेंगे तो 2 छिंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, फिर 18 के खंड करेंगे, 2 नाम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3, ठीक है। अब देखो 12 क्या हो गया, 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी इसका मतलब 2 की घात 3, ठीक है। और 18 का मतलब क्या हो गया, 2 गुणा 3 गुणा 3, यानी कि 2 गुणा 3 की घात 2, इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब हमें निकालना है एलसीएम है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम 12 18 का क्या हो जाएगा, अधिकतम घात लेते हैं, 2 इसमें भी 2 इसमें, लेकिन घात कौन सी जाना है, 3 की, तो 2 की घात 3, इसमें कौन सी है, 3 की घात 2, यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, ठीक है। 1 सेकंड, कहीं कुछ दिक्कत हो रही है थोड़ी सी, क्योंकि पहला चक्कर तो अपना 18 में, 2 छिंग 12 और 2 तिया 6, 3 एकम 3,
2 नाम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। दिक्कत कहाँ होगी भैया? 2 गुणा 2 गुणा 3। अच्छा 2 की घात 3 लगा दी मैंने, ये 2 की घात 2 है भैया, 2 की घात 2 है, ठीक है ना। तो ये 2 की घात 2, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, यानी कितना? 36, ठीक है ना। तो लिख देंगे अतः रवि तथा सोनिया अपने प्रारंभिक स्थान पर छत्तीस मिनट बाद पुनः मिलेंगे, ठीक है। देखो मिलने को तो ये आगे भी मिलेंगे, क्योंकि देखो आगे कब मिलेंगे? ये 72 मिनट में मिल जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन हमें शुरुआती प्रारंभिक ही बताना है, तो कितनी? 36 मिनट बाद ये मिल जाएंगे, ठीक है ना। नोट कर लीजिए, ठीक है बच्चों। तो ये हमारी प्रश्नावली 1.1 जो है कंप्लीट होती है, और आगे की प्रश्नावली में मैं आपको जल्दी उपलब्ध करवाऊँगा, ठीक है। और आपको समझ ही आया होगा, ठीक है। यदि किसी बच्चे को समझ नहीं आया है तो वो जो है वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी परेशानी बता सकता है कि सर कहाँ कौन सी चीज़ समझ में नहीं आई है। और यदि पढ़ाने की स्पीड फास्ट लग रही हो तो उसको थोड़ा सा और स्लो भी कर सकते हैं। और जिस बच्चे को जो चीज़ नहीं समझ में आई है वो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके डाउट पूछ सकता है अपना। और ध्यान रहे कि ये जो मैथ है जो मैं एमपी बोर्ड के हिसाब से ही करवा रहा हूँ, तो कम से कम एमपी बोर्ड वाले तो बच्चे जो हैं वो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना, और अच्छे से इन सवालों को करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि इस प्रश्नावली से सवाल आते हैं और सवाल बनते भी हैं, ठीक है। थैंक यू बच्चों।